अभी बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे और निम्बाड़े से आने वाले माननीय सदस्य ने बीजेपी के शासनकाल में स्थानीय निकाय को जो मदद की उसका उल्लेख किया। पर हम कब तक मदद करते रहेंगे? क्या स्थानीय निकायों को अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना चाहिए? क्या आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए? माननीय सभापति महोदय, हर दूसरे निकाय, नगर पालिका, नगर परिषद 6 महीने में डिमांड हो जाती है कि हमको कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, पैसे नहीं है। और ऐसी स्थिति में काम अटकना, कामों का रुकना एक सामान्य सी बात हो गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगी, पिछले समय एक कैबिनेट मेमो भी बना था। उस कैबिनेट मेमो के तहत, क्योंकि कर्मचारियों को जो तनख्वाह मिलती है स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को, वो 1997-98 में जो अर्जित चुंगी की आय का 10% वार्षिक वृद्धि के साथ 97-98 में स्थानीय निकायों की जो चुंगी से आय होती थी, उस आय में 10% वृद्धि हर वर्ष होती है और उसके तहत कर्मचारियों को या उस पर्टिकुलर स्थानीय निकाय को वो पैसा दिया जाता है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, कर्मचारियों की बढ़ोतरी भी हो रही है, नगर पालिकाओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है और साथ साथ में कभी ज़माने में हमारी अजमेर की नगर परिषद हुआ करती थी, आज नगर निगम है, तो वहाँ जितने कर्मचारियों की फौज है उससे वो पैसा काफ़ी नहीं है कि वो कर्मचारियों में तनख्वाह में बटे। सिर्फ कर्मचारियों की तनख्वाह में ही बटता है और कई बार तो ऐसा होता है कि कर्मचारियों की तनख्वाह भी पूरी नहीं बट पाती 10% वृद्धि के साथ में। फिर यदि सरकार ने घोषणा कर दी कि वो सफाई कर्मचारियों की भर्ती करेगी, तो स्थायी रूप से सफाई कर्मचारियों की भर्ती के कारण से कर्मचारियों की संख्या में और वृद्धि होती है। तो मैं सुझाव देना चाहूँगी माननीय मंत्री महोदय को कि वो ये पुनर्भरण के पेटे के रूप में जो आप नगर पालिकाओं को, नगर निगमों को देते हैं, वो पेटे की बजाय आप राज्य की संचित निधि से यदि कर्मचारियों को तनख्वाह देंगे तो हमेशा की समस्या, जो वेतन भत्तों की समस्या, उसका समाधान हो जाएगा। और साथ ही समाधान होने के साथ नियमित रूप से कर्मचारियों को वेतन भत्ते मिलेंगे। चुंगी पुनर्भरण के अनुदान के रूप में जो राशि देते हैं, वो उस राशि में और संचित राजकोष की राशि से, निधि से यदि आप तनख्वाह देंगे तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर आने वाला नहीं है। इतनी वित्तीय सहायता तो आप हर साल किसी न किसी नगर पालिका को देते ही हैं। एक तीसरा, नगर पालिकाओं में कई बार गलत वेतन उठ जाता है और उसकी रिकवरी कर्मचारी से रिटायरमेंट के बाद में भी निकालते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि पे मैनेजर से ये तनख्वाह बटेगी तो किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होने की कोई अंदेशा नहीं रहेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि राज्य की संचित निधि से कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाए और चुंगी के पुनर्भरण के पेटे जो राशि दी जाती है उसको रोका जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, जैसा स्वच्छ भारत मिशन की बात हुई, मैं चूँकि अजमेर नगर निगम से आती हूँ, आज से 20 साल पहले जब मैं नगर परिषद की चेयरमैन थी, उस समय भी बोर्ड में ना तो कभी एक साल में एक बार ही मीटिंग होती थी, सही कहा, और कमेटियां उस समय भी नहीं बनी थी। 4 बोर्ड, 5-5 साल के 4 बोर्ड मैंने देख लिए, लेकिन आज तक कमेटियां नहीं बनी। और इसका खामियाजा वहाँ की आम जनता को उठाना पड़ता है, आम लोगों को उठाना पड़ता है। ना तो काम समय पर हो पाते, और जब समय पर काम नहीं हो पाते तो भ्रष्टाचार के कारण से लोगों को परेशानी होती है। लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार के बगैर तो हमारा काम होगा ही नहीं। तो कमेटी भी बनाई जाए और नगर निगम की बैठकें, स्थानीय निकाय में जो बैठकें हैं, वो जरूरी नहीं है कि आप वित्तीय संसाधन इकट्ठा करना है या वित्तीय आपकी आवश्यकता है तभी आप बैठक आयोजित करें, उसके पहले आयोजित नहीं करें तो उसके पहले भी आपको आयोजित करनी चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहूँगी इंदौर नगर निगम का। इंदौर नगर निगम की इनकम 2000 करोड़ रुपया पर ईयर है, लेकिन हमारे यहाँ शायद जयपुर नगर निगम, हेरिटेज और ग्रेटर की इनकम भी इतनी नहीं है। तो उन्होंने कैसे ये इनकम पैदा की है, उसको ध्यान में रख करके हम भी ऐसा नवाचार यदि राजस्थान में लागू करेंगे तो हमारी नगर निगम को भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूँगी, पट्टों के बारे में बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें हुई कि पट्टे हमने 13 लाख पट्टे दिए, 13 लाख पट्टे दिए, और उन 13 लाख पट्टों में से
हमने 254 पट्टे ही ऐसे थे जो गलत पाए गए या उसकी शिकायत कर सकते हैं। ये शिकायत मैंने कई बार की कांग्रेस के शासन में, लेकिन उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। माननीय सभापति महोदय, अजमेर कोटड़ा के चौसाला खसरा नंबर 502, जिन्हें वर्किंग जमाबंदी में नए खसरे में 545, 546 के अनुसार जाना जाता है, जिसमें नई आधार जमाबंदी खसरा नंबर 835, 36, 37 और 38 और 39 अप्रैल 2022 से पहले तक अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम सिवायचक एडीए के नाम दर्ज थी। जब ये नगर निगम को ट्रांसफर हुई तो इस खसरा नंबर की जो 2200 वर्ग जमीन है, उस 2200 वर्ग जमीन को 5 से 7 टुकड़े किए गए इसके, और टुकड़े करके बिना कब्जे के फर्जी कब्जा शो करके इसके पट्टे वितरित कर दिए गए। अखबारों में उस समय तत्कालीन समय खूब छपा। हमने कांग्रेस के सरकार में बहुत प्रयत्न किया कि ये पट्टे जो फर्जी पट्टे हुए हैं, जिसमें भ्रष्टाचार बहुत बुरी तरह से गंदी बदबू आती है उस भ्रष्टाचार की, मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करूंगी कि इसकी जांच कराई जाए, और जांच कराई जाके जिन कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने ये गलत सरकार की रेवेन्यू को लॉस करते हुए पट्टे जारी किए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो और इन पट्टों को निरस्त किया जाए। इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूँगी, अभी निराश्रित पशुओं की बहुत बात हुई, लेकिन हमारे अजमेर नगर निगम में निराश्रित पशु नहीं है। वो जो पशु है वो आश्रित है, किसी न किसी दुग्ध पालक के पशु हैं। और मेरे पहाड़गंज, माकूपुरा और बालूपुरा में ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इन तीनों क्षेत्रों में उस समाज के लोग काफ़ी तादाद में रहते हैं जो पशुपालन का व्यवसाय करते हैं, और उनकी दिक्कत यह है कि वो अपने घरों में कैसे पशुपालन करें, छोटे छोटे घरों में। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूँगी कि अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऐसी कोई योजना बनाए जैसी जोधपुर और कोटा में बनी है पिछले सालों में, और वो योजना इन पशुपालकों को सस्ते भूखंड बड़ी संख्या में और बड़ी तादाद में दें, ताकि वो पशुपालक वहाँ जाके पशुपालन का व्यवसाय भी कर सके, डेयरी उद्योग का संचालन भी कर सके, और डेयरी के माध्यम से अपने दुग्ध उत्पादन के कार्यों को ठीक प्रकार से कर सके। बहुत लंबे समय से अजमेर के पशुपालकों की ये मांग रही है, तो मेरा मंत्री महोदय के माध्यम से निवेदन है। इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री महोदय, जो हमारी अजमेर की 48 कच्ची बस्तियाँ हैं, पट्टे तो 13 लाख वितरित कर दिए, लेकिन जिन क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जीत के आते थे, उन क्षेत्रों में पट्टे वितरण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो मैं निवेदन करना चाहूँगी, अजमेर की कच्ची बस्ती पहाड़गंज, मलूसा रोड, आशागंज, हरिजन बस्ती और फरीदाबाद के में जो बरसों से लोग बसे हैं, पहाड़गंज में जो लोग हैं वो पाकिस्तान से आकर के बसे हैं, और उस समय तत्कालीन सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों के लिए 164 क्वार्टर के नाम से क्वार्टर आवंटित किए थे, लेकिन उन क्वार्टरों की लीज डीड आज तक नहीं हो पाई है। इसलिए निवेदन करना चाहूँगी कि 164 क्वार्टरों की लीज डीड हो, और जो 48 हमारी कच्ची बस्तियाँ हैं, जिसमें विकास के नाम से जिला प्रशासन की उदासीनता के चलते अजमेर विकास प्राधिकरण को नगर निगम को हैंडओवर करनी चाहिए थी, वो नगर निगम को आज तक भी हैंडओवर नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त एक निवेदन और करना चाहूँगी कि जितनी एडीए द्वारा बसाई गई कॉलोनियाँ हैं, उनको एक बसाने के बाद एक टाइम लिमिट में नगर निगम को हस्तांतरित करना होता है। नगर निगम को हस्तांतरित तो करना चाहती है, लेकिन उसके जितने खाली प्लॉट है उन प्लॉटों को हस्तांतरित नहीं करना चाहती, और लाइबिलिटी नगर निगम पर डालना चाहती है। तो मेरा निवेदन है कि लाइबिलिटी के साथ साथ कुछ रेवेन्यू के सोर्स उसमें खाली भूखंड हैं, तो वो खाली भूखंडों के साथ उसको दिया जाए, ताकि वो रेवेन्यू के द्वारा उन एरियाज़ के सार संभाल, झाड़ू सफाई का काम भी कर सके। एक माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूँगी स्वच्छता के विषय में। जब स्वच्छ भारत मिशन नहीं था, नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले डोर टू डोर कचरा संग्रहण करते थे, सफाई कर्मचारी खुद करते थे, और ठेलों में उसको ओवरलोड करके कचरा डिपो तक लेके जाते थे। ऐसी व्यवस्था में चूंकि सफाई कर्मचारियों को बहुत लंबे दूरी तक नहीं जाना पड़े, इसलिए हर वार्ड में मैं 2 पॉइंट कह के अपना पूरा करूंगी माननीय सभापति महोदय। हर वार्ड में, क्योंकि मैंने 2:24 पर बोलना शुरू किया था, अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुए माननीय सभापति महोदय, 10 मिनट भी नहीं हुए अभी। तो इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहूंगी आपको कि उस समय सफाई कर्मचारी खुद उसको लोड करके और कचरा डिपो तक लेकर के जाते थे। फिर कचरा डिपो से जो कचरा संग्रहण करने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर था, वो कचरा संग्रहण करता था और उसको कचरा डिपो तक लेके जाते थे।
अभी भी वही व्यवस्था है। आप मैन्युअली जो कचरा है वो कचरा डिपो तक नहीं जाता। अब डोर टू डोर कचरे का संग्रहण होता है, इलेक्ट्रिक और पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से वो कचरे का संग्रहण होता है। और कचरे का संग्रहण, माननीय मंत्री जी आप बाद में बात कर लेना, हमारी बात भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मंत्री महोदय को सुन लेना दीजिए। तो मैं निवेदन करना चाहूँगी कि आप ऐसी जो व्यवस्था है कचरा संग्रहण की, चूंकि आप गाड़ियों से होता है इसलिए वो गाड़ियाँ डोर टू डोर कचरा संग्रहण करके उसी कचरा डिपो पर डालती है और उस वार्ड के ही कचरा डिपो से फिर स्वच्छता वाला जो हमारा कचरा संग्रहण का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो वहाँ से लिफ्ट करता है और फिर कचरा डिपो तक लेके जाता है। तो कचरा को वहीं से संग्रहण करके वहीं डालने का तो कोई तुक नहीं है। इसलिए कचरा डिपो जितने बने हैं हर वार्ड में, आप 10 वार्ड में या 15 वार्ड के बीच में एक कचरा डिपो बना दीजिए, परंतु हर वार्ड में जो कचरा डिपो बने जिनसे अड़ोसी पड़ोसी को समस्या रहती है वो कचरा डिपो को समाप्त करें। मैंने कई कचरा डिपो को समाप्त करने के लिए नगर निगम को अनेकों बार निवेदन किया, लेकिन उन्होंने उनको समाप्त नहीं किया, इसलिए शीघ्र उनको समाप्त किया जाए। माननीय मंत्री महोदय निवेदन, मैं दो पॉइंट सिर्फ 2 पॉइंट मैं निवेदन करना चाहूँगी। कचरा जो डिपो हमारा माखूपुरा में बना हुआ है वो कचरा डिपो पर ठोस कचरा प्रबंधन की कोई व्यवस्था, माकूल व्यवस्था है नहीं, अभी टेम्परेरी व्यवस्था है, लेकिन वहाँ से आसपास का जो पानी और ज़मीन है, जो खेती की ज़मीन है वो ख़राब हो चुकी है और ख़राब होने के कारण से जो किसान है वो परेशान है कि हमने ये कचरा डिपो की जगह दी लेकिन हमने अपनी ज़मीनों को ख़राब करने के लिए नहीं दी। इसलिए वो कचरा डिपो की जो जगह है उस पर ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था हो ताकि लोगों की ज़मीनें खराब नहीं हो। माननीय सभापति महोदय आपने मेरे को बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।